सुमध्यान प्रिय बच्चों, अभी जो लाइव क्लास था उसमें शीर्षक चले गांव की ओर के अंतर्गत पाठगत जो बातें थी उससे आपको अवगत कराया है। पुनः इस पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो अन्य मौलिक बात हैं वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि लेखक श्री रामेश्वर दयाल दुबे के द्वारा यह कविता हमारे सामने प्रस्तुत है। वास्तव में इन्होंने इस कविता के द्वारा जो आज गांव की उपेक्षा है उसके संदर्भ की चर्चा कर करके हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें गांव की ओर चलकर गांव की जो प्रकृति है, वहाँ के जो शिष्ट व्यवहार हैं, वहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं, उनका जीवन जो सरल है, उन सारी चीज़ों से कुछ न कुछ अर्जित करना चाहिए, लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। वास्तव में ये भी जो कविता लिखी गई है कवि गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। गांवों की सेवा, ग्रामीणों की सेवा वास्तव में सबसे उत्कृष्ट सेवा है और उस उत्कृष्ट सेवा के प्रति जो इस कविता में भाव रखा गया है वह वास्तव में अंगीकार करने लायक है, स्वीकार करने लायक है, उसे सहजता से अपनाने लायक है। कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे गांव में भारत माता की जो आत्मा निवास करती है वह वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा के पात्र हैं, स्रोत हैं। उनको हम अंगीकार स्वीकार करें तो हमारे जो व्यवहार, विचार, संस्कार, संस्कृति है उसमें भी चार चांद लग जाएंगे। इसलिए कवि उन गांवों की परंपराओं, रीति रिवाजों, रहन सहन, वहाँ की सादगी, वहाँ की निश्चलता, वहाँ का प्रेम, वहाँ का सौहार्द, वहाँ का आदर, वहाँ का मान, वहाँ का अतिथि सत्कार, वहाँ का लोगों के प्रति आत्मीयता का विश्वास, इन सारी बातों को रेखांकित करके यह बताने का प्रयास किया है कि हमें गांवों का परित्याग नहीं बल्कि सम्मान करना चाहिए। और हम लोग गांव से भाग कर करके शहर में जाकर के रहना सुखद अनुभूति प्राप्त करने जैसा होता है, लेकिन वास्तव में यह उपयुक्त नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। गांव की जो धरती है शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, उत्कृष्टता का प्रतीक है। वहाँ की धरती सस्य श्यामला है, सस्य श्यामला से अभिप्राय है खेत खलिहान भर देने वाली है, धरती उर्वरा से युक्त है। अगर वह हमें उपज नहीं देगी तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। इसलिए सभी दृष्टिकोणों से अगर हम देखें, समझे, जाने तो वहाँ की जो पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता है अनुकरण करने लायक है। हम निश्चित रूप से उस गांव के प्रति कृतज्ञ भाव से यह जाने समझें कि गांव हमारा गांव है, उसे हम वहां रह कर करके उसकी महानता, शिष्टता में और चार चांद लगाएं। इसके पश्चात कविता की ओर हम लोग आते हैं। चले गांव की ओर जहां पर हरे खेत लहराते, मेड़ों पर है कृषक घूमते, सुख से विरहा गाते। गेहूं, चना, मटर जो सिर पर लेकर भार खड़े हैं, बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष आए हैं। ये चार पंक्ति में गांव की जो सुषमा सुंदरता है उसके संदर्भ की चर्चा की है। कवि कहता है कि गांव में हम जाते हैं तब वहाँ के हरे भरे हरियाली से युक्त खेतों को देखकर मन आनंदित और प्रसन्नचित होता है। किसान अपने मेड़ों पर घूमते घामते आते हैं और अपने हरे भरे खेत को देख कर करके आनंदित और प्रसन्नचित होते हैं, सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं और वे
नृत्य और गायन भी करते हैं। स्वाभाविक है, मनुष्य अत्यधिक जब प्रसन्नचित आनंदित होता है तो उसको मन करता है कुछ गाने का और मन करता है नृत्य करने का। तो यही हालत उनकी हो जाती है। वे अपने मेड़ों पर, खेतों पर, खेत के मेड़ों पर आकर करके उन अपने हरे भरे खेतों को देखकर मन से आह्लादित प्रसन्नचित होकर के वे थिरक उठते हैं, गायन करने लगते हैं। और इस प्रकार की प्रकृति निश्चित रूप से उससे सुंदरतम प्रकृति का एक ऐसा आदर्श अनुपम रूप दिखाई पड़ता है जिसे हम अंततः स्वीकार करने के लिए प्रेरित होते हैं। गेहूं, चना, मटर जो सिर पर लेकर भार खड़े हैं, बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। वास्तव में बरसात के समयों में और अभी जो समय है, शरतकालीन जो समय है, वर्षाकालीन समय बीत चुका है, धान हम लोग लगा करके अब काटने की स्थिति में है। अभी मटर, गेहूं, चना ये सारी चीज, जौ लगाए जाएंगे और बसंत से पूर्व एक खेत में पक करके खेती हो करके तैयार हो जाएंगे और फिर इसको हम वहां से निकाल करके खलिहान तक पहुंचाएंगे, खलिहान से घर तक लाएंगे और फिर क्षुधा तृप्ति के साधन में बनाएंगे। स्वाभाविक रूप से वे अपने इन फसलों को अपने अंक में, गोद में लेकर करके, भार लेकर के भी लोगों को क्षुधा तृप्त करने के उद्देश्य से उस भार सह करके लोगों के लिए खड़े हैं। वास्तव में यह प्रेरित करता है कि हमें भी लोगों के लिए दया, प्रेम, करुणा, त्याग की भाव से जीवन यापन करना चाहिए। इसके पश्चात बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। वे विशाल विशाल वृक्ष, पेड़ खेतों के इर्द गिर्द, ऐसा लगता है कि खेतों का रखवाला रात दिन पहरा देने का काम कर रहा है। प्रहरी के रूप में खेतों का पहरेदार निश्चित रूप से उन खेतों को सुरक्षित करने का भाव भी लोगों को रेखांकित करता है, दिखाई पड़ता है। चले गांव की ओर, झोपड़े जहां झुके धरती में, तरु के नीचे खेल रहे बच्चे निज मस्ती में, कटी पर लिए गगरिया गोरी आती है बल खाती, देख किसी गुजन को समुख सहसा शर्मा जाती। वास्तव में गांव की ओर जब जाते हैं तो आज के वातावरण और पूर्व के वातावरण में जब कविता लिखी गई, गांव में अधिकांश घर कच्चे होते हैं, झोपड़े का घास फूस के घर बने हुए होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी झुकाव धरती माता की ओर है। वास्तव में यहाँ पर शिष्टता का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है। नहीं तो इस प्रकार से उन झोपड़ी से शिष्ट होने का भाव हम ग्रहण करते हैं और बच्चों की अपनी मस्ती होती है, अपनी टोली होती है, पेड़ों के नीचे रात दिन नृत्य करना, खेलना, घूमना, भ्रमण करना उनका कृत्य है। इसलिए वे अपने मस्ती में रहकर पेड़ों के नीचे ग्रीष्मकालीन समयों में भी पूरे के पूरे दोपहर बिता देना उनकी मस्ती का एहसास कराता है। और ऐसे बच्चे निश्चित रूप से स्वस्थ भारत की परिकल्पना से परिपूर्ण है। इसके पश्चात कटी पर लिए गगरिया गोरी आती है बल खाती, देख किसी गुजन को समुख सहसा शर्मा जाती। गाँव में आज जैसा नहीं कि घर घर में चापाकल और ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पानी सप्लाई वाटर आपको मिल रहा है। पहले गांव के बीच में कुआं होता था, वहीं से गांव के पूरे लोग पानी ले जाते थे। पानी ले जाने के क्रम में हमारी माताएं बहनें जब आती थी तो चलने के क्रम में शरीर का हिलना डुलना निश्चित रूप से दिखाई पड़ता था। और वे महिलाएं इतनी सब उत्कृष्ट भाव की होती थी कि जो कोई भद्र पुरुष, शिष्ट पुरुष, गुरुजन बड़े जो आते थे तो बड़ी सभ्य भाव से अपने आंचल को शिष्टता का प्रतीक मान करके उसे झुका देती थी, दिखा लेती थी। शर्म हमारे लिए एक आभूषण है, लज्जा का प्रतीक है, उसे हम अलंकरण के रूप में स्वीकार करते हैं। महिलाएं इसे भी इस रूप में रह करके अपने भाव को, मर्यादा को आदर्श के लोगों के सामने प्रस्तुत करती थी। वास्तव में यह आदर्श मर्यादा अनुकरण का सबसे आदर्श और उत्कृष्ट तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः पाठ को नियमित किया जाएगा। आपको धन्यवाद।